हेलो एवरीवन। आज मैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूं। आज का यह वीडियो भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका से संबंधित है। मैंने अपना पहला वीडियो भारतीय संविधान को मैं किस तरह से पढ़ाऊंगा, उसमें किस तरह से वीडियो बनाऊंगा, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, उससे संबंधित था। पहला वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को अवश्य देखें। आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे लगभग सभी एग्ज़ाम में आपको एक या दो सवाल अवश्य मिल जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना यह वीडियो जो कि इस प्रस्तावना से संबंधित है। आपको यह ध्यान रखना है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखें और मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की भूमिका क्या है, फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या होता है, फिर प्रस्तावना के प्रमुख तत्व क्या हैं, फिर जो हमारा प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में जो मेन शब्द प्रयोग किए गए हैं उन शब्द का क्या अर्थ होता है, हम उसके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि प्रस्तावना का आखिर महत्व क्या है। महत्व के बाद हम ये देखेंगे कि जो हमारा प्रस्तावना है वह संविधान के एक भाग के रूप में उसकी स्थिति क्या है, क्या प्रस्तावना में हम संशोधन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इससे संबंधित चीज़ों को हम जानेंगे। सबसे अंत में हम देखेंगे कि हमारे पिछले वर्षों में क्या क्या सवाल आए हैं, हम उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम वीडियो में देखते हैं भूमिका। तो प्रस्तावना जो है, अगर हम इसकी भूमिका के बारे में अगर बात करें तो जो प्रस्तावना है सबसे पहले यह अमेरिका का जो संविधान था वहाँ पर लाया गया था और इसके बाद इस प्रस्तावना को कई देशों ने अपने संविधान में शामिल किया और उन्हीं देशों में से भारत भी एक था। अगर हम भारतीय उद्देशिका की बात करेंगे तो भारत की जो प्रस्तावना है उसका स्रोत जो है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो संविधान सभा में 13 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्तुत किया गया था, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिया था, उससे तथा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संबंधित है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसका आधार क्या है, तो आपको दो चीज़ें बताना है। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो, और दूसरा क्या है, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। इसके बाद हम ये देखेंगे, इसके बाद यह है कि जो भारत जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें एक संशोधन किया गया है जो कि 42वां संविधान संशोधन था और यह 1976 में किया गया था। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 प्रमुख शब्द जोड़े गए थे। ये शब्द कौन कौन से थे? पहला शब्द था समाजवादी, दूसरा शब्द था पंथ निरपेक्ष और तीसरा शब्द क्या था? अखंडता। तो जो 2 शब्द थे इन्हें जो है पहले पैराग्राफ में और बाकी अखंडता शब्द जो है उसको छठे पैराग्राफ में जोड़ा गया था। अब प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना जो होता है, जो हमारा कोई भी अधिनियम होता है उसके जो मुख्य आदर्श होते हैं या उनकी जो मुख्य आकांक्षाएं होती हैं उसका उल्लेख करता है। वर्तमान अगर आप बात करेंगे तो वर्तमान समय में जो हमारा संविधान है उसकी प्रस्तावना निम्नलिखित है। हम इसको एक बार पढ़ देते हैं, आप इसको देख लीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो न्याय यहाँ पर कितने हैं? 3 न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है। फिर इसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर कितने स्वतंत्रता हैं? 5 स्वतंत्रता हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, कितनी समता है? 2 समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और
आत्मार्पित करते हैं। तो आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि जो हमारी संविधान सभा ने इसे जो अधिनियमित किया था वह डेट कौन सा था? वह डेट था 26 नवंबर 1949। यह पूछा जाता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने तरह की न्याय की बात किया गया है? तो 3 तरह की न्याय की बात किया गया। और वो न्याय कौन कौन से हैं? वो है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आपसे पूछा जाता है कि इसमें कितने तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो वह है 5 तरह की स्वतंत्रता। ये आपको याद रखने हैं। कौन कौन से स्वतंत्रता है? विचार है, अभिव्यक्ति है, धर्म है, विश्वास है, उपासना है। तो ये आपको 5 याद रखने हैं, क्योंकि यह पूछ लिया जाता है कि हमारे जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में कौन कौन से स्वतंत्रता दिए गए हैं। तो अब कभी कभी ये होता है कि इसमें कुछ रहता है और कुछ नहीं रहता है, तो अगर आपको ये याद है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि प्रस्तावना के तत्व क्या हैं। तो जो प्रस्तावना के तत्व हैं वो 4 तत्व हैं। पहला क्या है कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है। हमारा यह प्रस्तावना बताता है कि जो संविधान है वह भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करता है। यानी संविधान को शक्ति कौन देता है? जो भारत के लोग हैं वो शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरा तत्व इसका यह है कि आखिर भारत की प्रकृति क्या है। तो भारत की प्रकृति क्या है? भारत की जो प्रकृति है, भारत जो देश है, भारत देश की जो प्रकृति है वो क्या है? एक संप्रभु राष्ट्र है, एक समाजवादी राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और फिर क्या है? लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक राज्य है। फिर तीसरा है कि जो संविधान है, संविधान का उद्देश्य क्या है। तो संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य है न्याय की स्थापना करना। संविधान का उद्देश्य है कि देश के नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करना। संविधान का उद्देश्य है कि देश के जो लोग हैं उनमें समता और बंधुत्व की स्थापना करना। फिर चौथी चीज़ आती है कि आखिर संविधान लागू कब किया गया। तो इसमें आता है कि संविधान जो लागू किया गया था वह 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। अब हम आते हैं कि जो संविधान में प्रमुख शब्द हैं उन शब्द का अर्थ क्या होता है। यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, यह पूछा जाता है और इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। एक और चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये संविधान में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं ये इसी आर्डर में प्रयोग किए गए। जैसे सबसे पहले संप्रभुता आएगा, फिर समाजवादी आएगा, फिर पंथ निरपेक्षता आएगा, लोकतांत्रिक आएगा, गणतंत्र आएगा, न्याय आएगा, स्वतंत्रता आएगा, समता आएगा। जैसे सवाल कई बार पूछा गया है कि जो प्रस्तावना में शब्द प्रयोग किए गए हैं उनका आर्डर क्या है, और ये ऊपर के 5 शब्दों का आर्डर पूछता है। संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक, गणतंत्र। तो आपको ये 5 शब्द एक आर्डर में याद रखना है। अब हम देखते हैं कि एक एक शब्द का मतलब क्या है। संप्रभुता या सोवरेन, इसका मतलब ये होता है कि हमारा सोवरेन का मतलब ये होता है कि जो राष्ट्र होता है वह क्या होता है कि अपने कार्यों के लिए, अपने अधिकारों के लिए क्या होता है? स्वतंत्र होता है। वह किसी अन्य देश का डोमिनियन नहीं होता है। वह अपना कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। वह अपने आंतरिक या बाह्य मामलों को स्वयं से निस्तारण कर सकता है। भारत क्या है कि राष्ट्रमंडल का सदस्य है। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है, संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। इसके अलावा भी भारत कई संस्थाओं का सदस्य है। इसके बावजूद भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। क्यों? क्योंकि भारत अपने आंतरिक मामलों में, बाह्य मामलों में जो निर्णय होता है उसको लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होता है। फिर हम लोग देखते हैं समाजवादी। समाजवादी का अर्थ यह होता है, ये पहले तो बात तो यह है कि जो समाजवादी शब्द है यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान में जोड़ा गया था। और भारत में जो है जो समाजवाद है वह लोकतांत्रिक समाजवाद है। समाजवाद 2 तरह के होते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद और साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद जो होता है उसमें क्या किया जाता है कि जो राष्ट्र के उत्पादन और वितरण के जो साधन होते हैं, उत्पादन और वितरण के जो साधन होते हैं उन पर जो होता है राष्ट्र या राज्य का अधिकार होता है। और यहाँ पर जो निजी संपत्ति होता है उनका क्या कर दिया जाता है? उन्मूलन कर दिया जाता है। तो हम साम्यवादी जो समाजवाद होता है इसी को हम राज्याश्रित समाजवाद भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि राज्याश्रित समाजवाद किसे कहते हैं? वो साम्यवादी जो समाजवाद होता है उसे कहते हैं। लेकिन भारत में कौन सा समाजवाद अपनाया गया है? भारत में जो है, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया गया है, न कि साम्यवादी समाजवाद।
लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब यह होता है कि जो हमारा समाजवाद होगा वह मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखेगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब यह होता है कि जो हमारे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र होते हैं वह दोनों क्या होते हैं, साथ साथ काम करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है दो चीज़ें। एक तो याद रखना है कि भारत में जो है हमारा कौन सा समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। और यहाँ पर लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब होता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर के साथ साथ काम करते हैं। फिर हम लोग आते हैं पंथ निरपेक्षता में। पंथ निरपेक्षता शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था 1976 में। और इसका अर्थ यह होता है कि भारत जो है इसका कोई विशेष धर्म नहीं होगा, यह सभी धर्मों में समान संरक्षण प्रदान करेगा, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा और इस राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा। और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो हमारा मूल अधिकार है, जो कि संविधान के भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम देखते हैं लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का अर्थ क्या होता है कि लोगों का तंत्र, अर्थात लोगों का शासन। जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा भी था कि लोकतंत्रात्मक शासन जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा स्थापित शासन होता है। अब आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र हमारा क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक हमारा होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, यहाँ पर जो कैंडिडेट चुने जाते हैं उनको जनता जो है किसी भी समय हटा सकती है। यह व्यवस्था जो है स्विट्जरलैंड में लागू है और इसके अंतर्गत जनता के पास 4 हथियार होते हैं। पहला क्या होता है, परिपरीक्षा, रेफरेंडम होता है। दूसरा क्या होता है, पहल होता है, इनिशिएटिव होता है। तीसरा क्या होता है, प्रत्यावर्तन होता है। चौथा क्या होता है, जनमत संग्रह। तो इन चारों हथियारों के माध्यम से जो है जनता किसी भी समय जो प्रत्याशी होता है उसको उसके पद से हटा दिया जाता है। लेकिन भारत में जो है वह कौन सा लोकतंत्र अपनाया गया है, वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया गया है। इस लोकतंत्र में यह होता है कि जो शासन होता है वह जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। भारत, ब्रिटेन जैसे देशों में यह व्यवस्था लागू किया गया है। और आपको यह भी जानना पड़ेगा कि जो हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है वह भी 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, संसदीय लोकतंत्र होता है। दूसरा क्या होता है, राष्ट्रपति लोकतंत्र होता है। अब यह क्या होते हैं, इनको जब हम आगे यूनियन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इनको डिटेल से बताएंगे। तो भारत में संसदीय लोकतंत्र है और जो अमेरिका है वहाँ पर कौन सा है, राष्ट्रपति लोकतंत्र है। फिर गणतंत्र। गणतंत्र क्या होता है, गणतंत्र भी हमारा जो है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होती है, जो कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है उसके 2 वर्ग होते हैं। पहला क्या होता है, राजशाही व्यवस्था होता है और दूसरा क्या होता है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था होता है। जो राजशाही व्यवस्था होता है उसके अंतर्गत यह होता है कि जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वह वंशानुगत होता है। राष्ट्र का प्रमुख जो राजा होगा वो क्या होगा, वह हमारा राजा या रानी हो सकती है, वह क्या होगा, वंशानुगत होगा, यानी वो उत्तराधिकार के माध्यम से जो है पद पर आसीन होता है। जबकि गणतंत्र में जो राज्य का प्रमुख होता है वह क्या होता है, एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आता है। भारत का जो प्रमुख होता है वह कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और भारत का चूँकि जो प्रमुख राष्ट्रपति होता है वह प्रत्येक 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर के आता है। इसलिए भारत में कैसा गणतंत्र है हमारा, भारत में कैसा लोकतंत्र है, भारत में गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है। अब हम बात करते हैं न्याय की। तो भारत का संविधान अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था करता है। वह क्या क्या है, सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। सामाजिक न्याय का अर्थ यह होता है कि हमारा किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, रूप, रंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय का अंतर होता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ आर्थिक कारणों के आधार पर, जैसे क्या हो गया, धन हो गया, संपत्ति हो गया, आय इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक न्याय, इसका अर्थ यह होता है कि किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने, शासन तक अपनी बात पहुंचाने और शासन में भागीदारी के लिए समान अधिकार प्राप्त होगा। उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।
फिर हम बात करते हैं स्वतंत्रता की। तो स्वतंत्रता का अर्थ यह होता है कि लोगों की गतिविधियों पर बिना किसी रोक टोक के अनुपस्थिति के उनके विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना। लेकिन हमारे संविधान में जो लोगों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है वह अनंत नहीं होती है, बल्कि स्वतंत्रता क्या होता है, उपबंधित होती है और समय समय पर उस पर क्या होता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हमारे संविधान में कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है और ये क्या है, विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है, उपासना है। यह आपको याद रखना है कि हमारे संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जिनकी बात संविधान की प्रस्तावना में की गई है। फिर बात आती है समता की। समता का क्या होता है, इसका अर्थ है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के साथ समान अवसर प्रदान करना। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता की बात की गई है, वह प्रतिष्ठा और अवसर की। ठीक है, और समता की जो आयाम होते हैं, समता में 3 आयाम शामिल किए गए हैं और ये 3 आयाम क्या क्या है, नागरिक आयाम, राजनीतिक आयाम व आर्थिक आयाम। यह आपको याद रखना है कि हमारे जो प्रस्तावना है उसमें समता के कितने आयाम हैं। फिर प्रस्तावना में बात होती है बंधुत्व की। बंधुत्व का अर्थ यह है कि जो हमारा संविधान है वह एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से लोगों में भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। फिर अब आगे हम देखते हैं कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। तो प्रस्तावना के महत्व को ध्यान में रखते हुए जो हमारे न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह थे, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा था। तो प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा था, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने। जबकि आपको याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार थे, जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हमारा एक मूल अधिकार होता है, उसको संविधान की आत्मा कहा था। तो यहाँ इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ यह है कि जो हमारा प्रस्तावना है उसको के.एम. मुंशी ने हमारा क्या कहा था, राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। तो यह पूछा जाता है कि राजनीतिक जन्मपत्री प्रस्तावना को किसने कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर प्रस्तावना हमारा क्या है कि प्रस्तावना जो संविधान है, संविधान का एक अभिन्न अंग है। प्रस्तावना क्या है, संविधान का अभिन्न अंग है और इसका उपयोग जो संविधान के अस्पष्ट उपबंध होते हैं उनको स्पष्ट करने के लिए किए जाते हैं। जबकि आपको ये चीज़ यह ध्यान रखना है कि जो हमारे संविधान के स्पष्ट प्रावधान हैं उनको यह ओवरराइट या रद्द नहीं कर सकता है और प्रस्तावना को लागू करवाने के लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते, अर्थात न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं करवाया जा सकता है। जबकि हमारा मूल अधिकार जो होता है वह न्यायालय द्वारा क्या होता है, प्रवर्तनीय होता है। अर्थात अगर आपके मूल अधिकार की अगर हानि होती है तो आप उसे लागू करवाने के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। फिर बात आती है संविधान एक भाग के रूप में प्रस्तावना। तो बेरूबाड़ी संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है और इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केशवानंद भारती मामला, इसमें उच्चतम न्यायालय ने अपने पहले के जो निर्णय था उसको बदल दिया और यह कहा कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें क्या किया जा सकता है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो प्रस्तावना में संशोधन होगा वह प्रस्तावना का जो मूल तत्व होगा वह उसको किसी तरह से जो है प्रभावित नहीं करेगा। अब तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है जो कि 42वां संविधान संशोधन था, इसे 1976 में किया गया था। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। आप इसे पूरा ध्यान से सुनें, फिर इसका नोट बनाएं और घटना चक्र की जो सीरीज़ है उसमें जो पॉलिटी वाला है वहाँ उसको आप लेकर के उसमें जो प्रस्तावना से संबंधित जितने सवाल आए हैं आप उनको करिए और आप देखेंगे कि सारे सवालों को मैंने कहीं न कहीं कवर कर लिया है और आपके कोई सवाल छूटेंगे नहीं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।